कार्तिक, अगर ये सच है कि पूजा किरण देवी से मिलने गई तो इस बार हम उसे माफ नहीं करेंगे। उसे घर से निकलना ही होगा। हाँ दादा, मैं आपके साथ हूँ। मुझे तो पता ही है कि वो धोखेबाज है। इतना कहकर कार्तिक तुरंत ही वहां से उठकर पूजा से मिलने चला गया। कार्तिक पूजा से मिलने आ ही रहा था, जबकि इधर पूजा घर में अकेली बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी बात को लेकर हद से ज्यादा परेशान हो। के कान्हा जी, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने भैरव भैया को नारायण के अपहरण की झूठी खबर देकर गांव तो बुला लिया, लेकिन जब वो गांव आ जाएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। भैरव को भेजी चिट्ठी के बारे में सोचते हुए पूजा बार बार आंगन में खेल रहे अपने बेटे नारायण को भी देख रही थी। कि कान्हा जी, मेरी मदद करो भगवान। मैं अपने नारायण को खोना नहीं चाहती, मैं अपने माता पिता को खोना नहीं चाहती। मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो। उफ, मैं क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पूजा जानती थी कि किरण देवी के लोग लगातार नारायण के आसपास मंडराते रहते, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि किरण देवी ने दूसरे गांव में रहने वाले पूजा के माता पिता को भी अपने कब्जे में ले रखा था। दरअसल यही दो सबसे बड़े कारण थे जिनकी वजह से किरण देवी ने पूजा से भैरव के नाम वो चिट्ठी लिखवाई थी। उस वक्त के साथ साथ अभी पूजा के मन में ऐसा डर समाया हुआ था कि अगर उसने किरण देवी की बात नहीं मानी तो ना सिर्फ वो अपने बेटे बल्कि अपने माता पिता को भी खो देगी। मैं क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या मुझे ये सारी बातें कार्तिक को बतानी चाहिए? डर अक्सर इंसान के सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। कुछ ऐसा ही पूजा के साथ हो रहा था। उसके मन में हर पल यही डर समाया रहता था कि कहीं किरण देवी के डकैत उसके नारायण को जान से न मार दें। वो अभी इन बातों के बारे में सोच ही रही थी कि तभी घर के बाहर किसी के भारी कदमों की आवाज सुनकर वो डर से कांप गई। ये कौन आ रहा है? पूजा की धड़कनें तेज हो गईं। उसने दौड़कर नारायण को अपनी गोद में उठा लिया और तभी वहां कार्तिक आ पहुंचा। कार्तिक का चेहरा गुस्से से लाल था। क्या हुआ, इतनी डरी क्यों हो? मुझे लगा कि यहाँ कोई और आया है। कोई और? कौन? किरण देवी? जैसे ही कार्तिक ने किरण देवी का नाम लिया वैसे ही पूजा अजीब नजरों से कार्तिक को देखने लगी। कहीं कार्तिक को सारी सच्चाई पता तो नहीं चल गई? पूजा डर से कार्तिक को देख रही थी और तभी कार्तिक गुस्से से उसे घूरता हुआ उसके करीब आ गया। पूजा, तुम इसलिए डरी हो क्योंकि तुम्हें लगा कि यहाँ किरण देवी आई है ना? यानी गांव वाले जो बोल रहे हैं वो सच है? तुम सच में किरण देवी से मिलने गई थी फिर से? कार्तिक की बात सुनते ही पूजा की आंखों में आंसू आ गए। कार्तिक सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकती हूँ। क्या समझाओगी तुम? अब समझाने को बचा ही क्या है? किरण देवी ने हमारे पूरे परिवार को तबाह कर दिया और तुम बार बार उसी से मिल रही हो। तुम जानती भी हो कि वो कौन है। उसने हमारे बाबा, हमारे गांव और हमारे लोगों के साथ क्या किया है। हम सारे लोग उस किरण देवी से नफरत करते हैं और तुम उससे मिलने जाती हो। छी, मुझे शर्म आ रही है तुमको अपनी धर्म पत्नी कहते हुए। कार्तिक, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं बस माफी से क्या होगा पूजा? तुम समझती हो कि माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? बताओ, माफी मांगने से बाबा वापस आ जाएंगे? तुम नहीं जानती कि तुमने क्या किया है। तुम्हारी सिर्फ इस हरकत की वजह से पूरा गांव हमारे खिलाफ हो गया है। सब लोग थूक रहे हैं ठाकुर खानदान पर। क्या तुम मेरी मजबूरी। पूजा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी कार्तिक ने बीच में उसकी बात काट दी। पूजा, अब बस करो। मजबूरी का नाम देकर अब मुझे भी मजबूर मत करो। समर्थ दादा का हुक्म है कि अगर तुम किरण देवी से मिलने गई थी तो तुम अब इस घर में नहीं रह सकती। घर खाली कर दो। तुम यहाँ नहीं रह सकती। अब तुम्हें इस गांव से बाहर जाना होगा। कार्तिक की बात सुन पूजा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मानो उसके पैरों तले की जमीन खिसक रही हो। वो सोच रही थी कि वो कार्तिक को किरण देवी की सारी सच्चाई बता देगी, लेकिन उससे पहले ही कार्तिक वहां से जाने लगा। पूजा, मैं तुम्हें घर से नहीं निकाल सकता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद ही घर छोड़कर चली जाओ। पर कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही मुड़कर पूजा की ओर देखा। इधर
घर से निकाले जाने की बात सुन पूजा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपनी गोद में मौजूद नारायण के सिर को चूमा और सिर झुकाए हुए चुपचाप घर से बाहर निकल गई। इधर दूसरी तरफ भैरव तेजी से गांव की ओर आ रहा था। गाड़ी चलाते हुए भैरव के दिलो दिमाग में बस गांव की ही चिंता चल रही थी। अगर सुमन ने मुझे रोकने की कोशिश न की होती तो अब तक मैं गांव में होता। बस भगवान करे मैं समय से पहले पहुंच जाऊं। बस किरण देवी ने नारायण के साथ अभी तक कुछ गलत न किया हो। भैरव जल्द से जल्द गांव पहुंच जाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार भी तेज कर दी थी। वो तेजी से गांव के करीब आ रहा था, लेकिन गांव के करीब आते ही उसके दिमाग में फिर से अपने अतीत की यादें दौड़ने लगी। वो फिर से अपने अतीत के उन दिनों में जाने लगा जो उसकी जिंदगी के सबसे हसीन पल थे। गाड़ी चलाते हुए उसकी आंखों के सामने वो सारे पल तेजी से गुजरने लगे जिन्हें उसने यति के साथ बिताया था। वो याद कर रहा था कि कैसे गांव के बाहर मौजूद इन बीहड़ों में वो यति को घोड़े पर लेकर आता था। उसके बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान आने लगी थी, और तभी अचानक किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर वो बुरी तरह से चौंक गया। गाड़ी रोको! ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि सड़क के बीचों बीच मौजूद एक शख्स की थी। भैरव ने सड़क पर मौजूद इस शख्स को देखा और तुरंत ही गाड़ी के ब्रेक पर जोर से पैर दबा दिया। भैरव की गाड़ी रुकते ही उस शख्स ने राहत की सांस ली और दौड़ते हुए भैरव के पास आ गया। माफ करना भैया साहब, हमारी बकरी का बच्चा सड़क के ऊपर चला गया था, इसलिए हम सड़क पार कर रहे थे। वो आदमी भैरव से माफी मांगते हुए अभी और भी बहुत कुछ बोलने वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर जैसे ही भैरव के चेहरे पर पड़ी वैसे ही वो बुरी तरह से चौंक गया। वो हैरानी से बार बार पलकें झपकाकर भैरव को देखे जा रहा था। अरे भैरव दादा, आप इतने सालों बाद? हाँ भाई, वैसे तुम जरूर राम दुलार के बेटे हो, है ना? तुम्हारा चेहरा राम दुलार से मिलता है। कैसे हो भाई तुम? हम ठीक हैं दादा, और अब पूरा गांव भी ठीक हो जाएगा। हम अभी जाते हैं और गांव में सबको बताते हैं कि भैरव दादा वापस आ गए। हम अभी जाते हैं। भैरव को देखकर वो आदमी इतना खुश था कि वो अपनी बकरी के बच्चे को भूलकर गांव की ओर दौड़ पड़ा। इधर भैरव ने गाड़ी में बैठे हुए ही एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे अपनी गाड़ी को गांव के अंदर बढ़ा दिया। भैरव लौट आया था। उसके गांव में घुसते ही कई लोग तो इस तरह से उसके स्वागत में लग गए कि मानो वो भैरव ना होकर उनका मसीहा हो। हालांकि वहां कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने भैरव के वापस आने पर अपना अजीब सा चेहरा बना लिया था। उन चुनिंदा गांव वालों के चेहरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो भैरव के वापस आने के साथ ही उनके पुराने जख्म भी फिर से हरे हो गए हों। भैरव आ गया, यानी फिर से लोग मरेंगे। अरे क्या हुआ भाई? इस तरह मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? देख नहीं रहे भैरव दादा गांव वापस आ गए हैं। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना, अब गांव को किरण देवी और इन डाकुओं से छुटकारा मिल जाएगा। अरे घंटा छुटकारा, याद नहीं जब पिछली बार भैरव गांव आया था तब कितने लोग मारे गए थे? और जब से ये खबर फैली है कि भैरव वापस आ रहा है तब से डाकुओं का आना जाना भी बढ़ गया है। क्या पता वो खुद इन सब का हिस्सा हो। गांव वालों की कानाफूसी की ये आवाजें भैरव के कानों तक भी पहुंच रही थी। हालांकि उसने लोगों की बातों को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन वो जानता था कि गांव में अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। बाबा ठीक ही कहते थे, समय सब कुछ बदल देता है। जो लोग मुझे देखकर खुशी से नाचने लगते थे, आज वही लोग मुझे देखकर मुंह छिपा रहे हैं। भैरव गांव वालों से मिलते हुए चुपचाप गांव के अंदर बढ़ता जा रहा था। इधर जैसे ही कार्तिक और समर्थ को अचानक से भैरव के आने का पता चला, वो दौड़ते हुए भैरव से मिलने के लिए जाने लगे। कार्तिक, भैरव को तुमने बुलाया है क्या? नहीं बड़े भैया, मैंने नहीं बुलाया। कार्तिक की दबी आवाज सुनकर समर्थ को समझने में देर नहीं लगी कि कार्तिक पूजा के गांव छोड़ने की वजह से उदास है, इसीलिए उसने कार्तिक से आगे कुछ नहीं पूछा। इधर भैरव अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी उसने जैसे ही कार्तिक और समर्थ को अपनी ओर आते देखा, वो दौड़कर उनके पास गया और दोनों को गले से लगा लिया। शुक्र है भैरव, तुम वापस आ गए।
तुम नहीं जानते तुम्हारे बिना गांव का क्या हाल हो गया है रे। किरण देवी ने अब पूरे गांव में पूरी तरह से अपना दबदबा बना लिया है। जोरावर सिंह के आदमी यहाँ आ जा रहे हैं। गांव के लोगों की जिंदगी नर्क बन गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ही घर से कोई उसका साथ दे रहा था। समर्थ की बात सुनकर कार्तिक नजरें चुराने लगा और भैरव समर्थ की बातें सुनते ही गंभीर हो गया। चिंता मत कीजिए दादा, मैं आ गया हूँ, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। समर्थ की बात करते हुए भैरव बार बार चारों ओर नजरें घुमाता हुआ पूजा को ढूंढ रहा था। क्या हुआ भैरव, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? हाँ दादा, वो छोटी बहू पूजा कहीं नजर नहीं आ रही। भैरव की बात सुनकर समर्थ कार्तिक की ओर देखने लगा। कार्तिक हिचकिचाते हुए आगे आया। भैरव, तुम्हें पूजा से काम था क्या? समर्थ और कार्तिक के इस तरह के बर्ताव को देखकर भैरव को काफी हैरानी हुई। ये क्या? पूजा ने तो चिट्ठी में ऐसा लिखा था कि किरण देवी ने नारायण का अपहरण कर लिया है, लेकिन यहाँ तो समर्थ और कार्तिक ऐसे पेश आ रहे हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं। और यहाँ पूजा भी कहीं नजर नहीं आ रही। कुछ तो है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इधर भैरव को पूजा के बारे में पूछने के बाद शांत देख कार्तिक के चेहरे पर थोड़ी हैरानी के भाव आ गए। क्या हुआ भैरव, तुमने बताया नहीं? आखिर तुम पूजा को क्यों ढूंढ रहे हो? कार्तिक, क्या तुम्हें उस चिट्ठी के बारे में कुछ नहीं पता जो पूजा ने मुझे भेजी थी? कौन सी चिट्ठी? तुम किस चिट्ठी की बात कर रहे हो? भैरव को कार्तिक के जवाब से थोड़ा धक्का लगा। उसे उम्मीद थी कि कार्तिक कुछ न कुछ जानता होगा, लेकिन जब उसे कोई जानकारी नहीं मिली तो वो और उलझन में पड़ गया। कार्तिक को उस चिट्ठी के बारे में भी कुछ नहीं पता। अब मुझे सीधे पूजा से ही बात करनी होगी। इधर एक तरफ जहां गांव आने के बाद भी भैरव एक अजीब सी उलझन में फंसा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ शहर में यति की उलझनें काफी हद तक दूर हो गई थी। शची से बात करने के बाद वो अपने आप से बस एक ही सवाल पूछ रही थी, आखिर ऐसा क्या है जिससे तुम खुश होगी यति? आखिर ऐसा क्या है? यति बार बार खुद से यही सवाल पूछ रही थी और उसे जल्दी ही अपने सवाल का जवाब मिल भी गया। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। इस दुनिया में बस एक ही शख्स है जिसके साथ मैं खुश रह सकती हूँ, और वो शख्स है भैरव, सिर्फ भैरव। मैं इतने वक्त से अपने आप को धोखा दे रही थी, लेकिन अब और नहीं। अब मैं दुनियादारी, समाज या किसी और की बातें नहीं सुनूंगी। अब मैं सिर्फ अपने दिल की सुनूंगी, सिर्फ अपने दिल की। यति अपने जज्बातों को महसूस कर पा रही थी। वो महसूस कर पा रही थी कि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ भैरव है और कोई नहीं। उसने शेखर के बारे में भी सोचा और शेखर उसे सिर्फ एक अच्छे दोस्त के रूप में महसूस हो रहा था। यति को समझ में आने लगा था कि उसकी सिर्फ एक ही राह है, और वो है भैरव के साथ गांव में वापस जाने की। इधर शेखर भी अपनी ड्यूटी पर वापस आ गया था, और उसने जब यति को अकेले में खुद से बातें करते हुए देखा तब वो धीरे धीरे उसके पास आ गया। क्या बात है यति, अपने आप से बातें कर रही हो? हाँ शेखर जी, कभी कभी अपने आप से बात करनी ही चाहिए, क्योंकि दुनिया में सिर्फ हम खुद ही होते हैं जो खुद को सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं। तो यति, तुम अपने आप से किस बारे में बात कर रही थी? अपने बारे में, है ना? शेखर ने यति का मन हल्का करने के लिए उससे मुस्कुराते हुए यही बात कही, लेकिन तभी यति ने कुछ ऐसा कहा जिससे सुनकर शेखर का चेहरा उतर गया। नहीं शेखर जी, मैं खुद से भैरव के बारे में बात कर रही थी। भैरव के बारे में? हाँ शेखर जी, मैं भैरव के ही बारे में सोच रही थी। पहले मैं हमेशा कोशिश करती थी कि किसी भी तरह भैरव को भूल जाऊं। मैं हमेशा अपने आप से लड़ती थी, लेकिन जानते हैं शेखर जी, अब मुझे समझ में आ गया है कि जो लोग दिल में बसे होते हैं उनसे लड़ा नहीं जा सकता। आप चाहे कितना भी दूर चले जाएं, लेकिन आप अपने दिल में बसे शख्स से कभी दूर नहीं जा सकते। शेखर जी, आपने कहा था ना फैसला ले लो। आप मेरा हर फैसले में साथ देंगे? यति बहुत धीमे लहजे में बात कर रही थी, लेकिन उसकी बात सुनकर शेखर की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी आंखों में अचानक से एक अनकहा सा डर दिखने लगा। उसकी सांसें भी अचानक से तेज हो गईं। हाँ यति, मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। शेखर जी, मैं वापस गांव जाना चाहती हूँ। मुझे अपने भैरव के पास वापस जाना है। यति के इस
फैसले से शेखर की आंखें अचानक नम हो गईं। उसने अपने आंसू छिपाने के लिए अपनी नजरें इधर उधर फेरनी शुरू कर दी। यति, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम भैरव के साथ रहना चाहती हो और अगर वही तुम्हें खुशी देता है तो मैं यही चाहूंगा कि तुम खुश रहो। शेखर जी, मैं जानती हूँ आप मेरे इस फैसले से उदास हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में बस यही एक चीज है जो मैं अपने मरते दम तक अपने आप से चाहूंगी, और वो है भैरव का साथ। लेकिन शेखर जी, मैं बिना आपकी सहमति के यहाँ से नहीं जाऊंगी। यति, मैं तुम्हारे साथ हूं और याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम गांव जाना चाहती हो? चलो, मैं खुद ही तुम्हें गांव छोड़कर आऊंगा। पता नहीं यति आज तक शेखर की भावनाओं को समझ पाई थी या नहीं, लेकिन शेखर के भारी शब्दों को सुन उसे एहसास हो रहा था कि इस दुनिया में भैरव के अलावा अगर कोई और शख्स है जो उसके लिए अपनी जान दे सकता है तो वो सिर्फ शेखर ही है। उसने ठंडी नजरों से शेखर की आंखों में देखा और उसके साथ कमरे से बाहर निकल गई। माँ, आप कहाँ जा रही हो? शची अपने आंगन में अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर वहां से जा रही यति पर पड़ी वैसे ही वो भागकर उसके पास आ गई। यति को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, लेकिन फिर वो झुककर प्यार से शची के चेहरे को छूने लगी। शची बेटा, मैं अपने घर जा रही हूँ। पर आपका घर तो यही है ना माँ। आप मुझसे झूठ मत बोलो और यहाँ से जाना तो अभी के अभी कैंसिल कर दो। देखो, आप मेरे साथ रहोगी और मेरी गुड़िया के साथ खेलोगी। वैसे भी मेरी गुड़िया भी सिर्फ आपके साथ ही खेलना चाहती है माँ। शची की मासूमियत पर यति की आंखों में नमी आ गई। उसे शची के साथ बिताए वो सारे पल याद आने लगे जब वो उसके साथ माँ के रूप में पेश आती थी। यति को शची को अलविदा कहना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो जानती थी कि अब हालात बदल चुके हैं और उसे अब अपने चुने हुए रास्ते पर चलना ही होगा। शची, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे जाना होगा। तुमने कहा था ना, खुश होने का रास्ता ढूंढ लो। मैंने वही रास्ता ढूंढ लिया है बेटा, और अब मैं उसी रास्ते पर जा रही हूँ। नहीं माँ, आप नहीं जाओगी। मैंने कहा ना, आप मेरी गुड़िया के साथ खेलोगी तो खेलोगी। इतना कहकर शची ने जिद से यति की बाह को पकड़ लिया। ये सब देखकर यति भी भावुक हो गई। यति का दिल भारी हो रहा था। उसने प्यार से शची की ओर देखा। शची, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो ना? नहीं, अगर आप मेरी दोस्त होती तो आप मुझे छोड़कर नहीं जाती। अरे बाबा, मैं बस कुछ दिनों के लिए ही तो जा रही हूँ, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि जल्दी ही लौट भी आऊंगी। वादा नहीं, आप पहले मुझे पिंकी प्रॉमिस करो, तभी मैं आपको जाने दूंगी। ठीक है बाबा, पिंकी प्रॉमिस। मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊंगी, और जब भी आऊंगी तुम्हारी गुड़िया के साथ भी जरूर खेलूंगी। यति की बात सुन शची ने यति को गले से लगा लिया और उसे खुद दरवाजे तक छोड़ने भी आई। शेखर यति को गांव छोड़ने के लिए जा रहा था। उसने यति को अपनी जीप में बैठाते हुए शची की ओर मुस्कुराकर देखा और तुरंत ही जीप स्टार्ट कर वहां से निकल गया। शेखर बिना कुछ बोले चुपचाप ड्राइव कर रहा था। इधर यति भी शेखर की खामोशी के पीछे छिपे दर्द को महसूस कर रही थी। शेखर को इधर उधर देखते हुए यति पहले तो शांत थी, लेकिन फिर उसने शेखर से बात करनी शुरू की। शेखर जी, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। मैं कभी भी आपके एहसान नहीं भूलूंगी शेखर जी। आपके लिए मेरे दिल में हमेशा खास जगह रहेगी। आपने मुझे उस मुश्किल वक्त में सहारा दिया जब मुझे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। यति, मुझे किसी धन्यवाद की जरूरत नहीं है। तुम खुश हो, बस यही मेरा इनाम है। शेखर की बात सुनकर यति मुस्कुरा उठी। वो जीप की खिड़की से तेजी से पीछे छूटते जा रहे शहर और तेजी से आगे आ रहे गांव की ओर देखे जा रही थी। इधर दूसरी तरफ भैरव के गांव वापस आए हुए 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन अभी तक उसे अपने सवालों का जवाब नहीं मिला था।
वो बार बार समर्थ और कार्तिक से पूजा के बारे में पूछ रहा था, लेकिन समर्थ और कार्तिक हर बार उसकी बात को किसी न किसी तरह टाल ही रहे थे। भैरव, तुम छोटी बहुरिया से बाद में मिल लेना। पहले तुम गांव में चल रहे किरण देवी के आतंक के बारे में सुन लो। जानते हो, परसों रात उसने जोरावर और उसके डाकुओं के साथ मिलकर चौराहे पर लगी बाबा की मूर्ति को तोड़ दिया। जानते हो ना, हम लोगों ने कितने प्यार से बाबा की मूर्ति का अनावरण किया था। समर्थ जानबूझकर बाबा साहेब के बारे में बात कर रहा था ताकि भैरव पूजा के बारे में सवाल पूछना छोड़ गांव की समस्या पर बात करे। इधर भैरव भी समर्थ के इन पैतरों को अच्छे से समझने लगा था। कुछ तो है जो समर्थ दादा और कार्तिक मुझसे छिपा रहे हैं। भैरव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, और तभी जब उसने इस बात पर ध्यान दिया कि यहाँ पूजा के साथ नारायण भी कहीं नहीं दिख रहा है, तो अचानक वो पहले से और ज्यादा परेशान हो गया। दादा, मैं पानी पी कर आता हूँ। कार्तिक, अंदर आकर जरा दिखा दो कि पानी कहाँ रखा है। हाँ, अभी आया। इतना कहकर कार्तिक तुरंत ही अंदर आया। उसके अंदर आते ही भैरव ने अचानक कसकर उसके हाथ को पकड़ लिया। कार्तिक, मुझे सब सच सच बता, आखिर ये सब क्या चल रहा है? पूजा और नारायण है कहाँ? कार्तिक समझ चुका था कि अब वो भैरव से और ज्यादा सच नहीं छिपा सकता। उसने डरते हुए भैरव को सारी बात बतानी शुरू की, और सब कुछ सुनते ही भैरव हैरानी से कार्तिक को देखने लगा। यानी नारायण का अपहरण नहीं हुआ, तो फिर पूजा ने मुझे चिट्ठी क्यों लिखी? अच्छा, अब समझा। पूजा ने ये चिट्ठी किरण देवी के कहने पर लिखी होगी, लेकिन आखिर क्यों? भैरव की बात सुनकर कार्तिक को भी अब सारा माजरा समझ में आने लगा था, लेकिन वो अभी भी इस बात पर खफा था कि पूजा ने उसके मना करने के बावजूद भी किरण देवी से मुलाकात की थी। वो सोच रहा था कि पूजा की इस गुस्ताखी पर वो कभी भी उसे घर नहीं लाएगा। तभी उसे अपने कानों में भैरव की आवाज सुनाई दी। अच्छा कार्तिक, अब पूजा कहाँ है? क्या वो अपने मायके गई है या कहीं और? भैरव, मुझे श्यामलाल ने बताया कि वो गांव के बाहर बने एक झोंपड़े में रह रही है। पर तुम उससे मिलने मत जाना, और उसे घर तो वापस बिल्कुल मत लाना। खुद समर्थ दादा ने उसे घर से निकालने का हुक्म दिया था। कार्तिक की बात पर भैरव ने बस घूर कर उसे देखा और बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। भैरव पूजा से मिलने उसकी झोपड़ी की ओर जा रहा था। इधर पूजा गांव के बाहर बने उस झोपड़े में बैठी रो रही थी। तभी अचानक अपने दरवाजे पर हुई दस्तक को सुन वो चौंक गई। कौन है? हम है छौरी, चल अब डर मत और दरवाजा खोल। किरण देवी की आवाज सुनते ही पूजा का डर से बुरा हाल हो गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उठकर दरवाजे के पास जा सके, लेकिन जब किरण देवी ने फिर से दरवाजे पर दस्तक दी, तब वो मजबूरन घबराते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। हाँ, आ रही हूँ। पूजा ने डरते हुए दरवाजा खोला, और जैसे ही उसने सामने किरण देवी के साथ साथ बहुत सारे डाकुओं को देखा, वैसे ही उसके होश उड़ गए। बड़ी ठकुराइन, मैंने अभी तक कोई गलती नहीं की है। बड़ी ठकुराइन, आपने जैसा कहा था मैंने सब कुछ वैसा ही किया है। बड़ी ठकुराइन, ओ तो दिख रहा है छोरी, अगर तू हमारे हिसाब से सब कुछ ना करती तो तू अभी झोपड़ी में ना होती। फिर बड़ी ठकुराइन, आप इस वक्त यहाँ? तुझे कुछ बात बताने आई हूँ छोरी। पहली बात तो यह है कि तोहरी चिट्ठी लिखना सफल रहा। ओ भैरव शहर से गांव वापस आ गवा है, और दूसरी बात ही है कि भैरव से मिलने के बाद अगर तेरा इरादा बदल गया, अगर उसके दम पर तू हमसे दगा करती है, या वो भैरव के बुलाने पर तू गांव के अंदर जाती है, तो याद रखना कि तेरे माँ बाप तो मरेंगे ही मरेंगे, और तेरा जो ये प्यारा बेटा नारायण है ना, वो भी किसी ना किसी दिन हमरा या हमारे डकैतों की गोली का शिकार हो जाएगा। बड़ी ठकुराइन, हम कसम खाते हैं हम कभी भी आपसे दगा नहीं करेंगे। शाबाश मेरी छोरी, शाबाश। अब हमारी बात। किरण देवी अभी पूजा को समझती हुई और कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी जोरावर एकदम से उसके करीब आया और उसने किरण देवी के कान में कुछ ऐसी बात कही जिसे सुन अचानक किरण देवी के चेहरे पर डर के भाव आ गए। तू सच कह रहा है?
तू सच कह रहा है? ओह, भैरवा इधर ही आ रहा है। हाँ किरण देवी, मेरे आदमियों ने उसे इसी तरफ आते हुए देखा है। जरूर वो इस पूजा से ही मिलने आ रहा होगा। जोरावर की बात सुनकर किरण देवी ने आंखें तरेड़ कर पूजा की ओर देखा और फौरन झोपड़ी से बाहर जाने लगी। जोरावर, वैसे हम चाहे तो इस भैरव को अभी के अभी मार सकते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि मैं बिना आगे पीछे सोचे कुछ भी नहीं करती। हाँ किरण देवी, वैसे तैयार तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरे सारे आदमी यहाँ नहीं हैं। बिना पूरी ताकत के इस भैरव से मुकाबला करना बेवकूफी होगी। इसलिए चलिए, हम बाद में इसका मुकाबला करेंगे। जोरावर की बात सुनकर किरण देवी पीछे मुड़कर पूजा को घूर कर देखने लगी और अपने आदमियों के साथ बिना ज्यादा शोर मचाए वहां से निकल गई। किरण देवी के वहां से जाते ही पूजा ने राहत की सांस ली और तभी वहां भैरव आ पहुंचा। भैरव को देखते ही पूजा की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि उसने भैरव को धोखा दिया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो भैरव का सामना कैसे करे। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो नजरें चुराते हुए बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। इधर भैरव ने भी जब पूजा के डर से भरे चेहरे को देखा तो वो समझ गया कि पूजा के अंदर क्या चल रहा है। उसने माहौल को शांत करने के लिए धीमे लहजे में बात करना शुरू किया। पूजा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आया। मैं जानता हूं कि तुमने क्या किया है, लेकिन मुझे बस ये जानना है कि आखिर तुमने ये किया क्यों। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या जवाब दूं। मुझे माफ कर दो बस। मैं जानता हूं कि तुमने ये सब कुछ किरण देवी के कहने पर किया, लेकिन मुझे बस ये बताओ कि आखिर किरण देवी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया? क्या उसने तुम्हें कोई धमकी दी है? क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? पूजा के दिमाग में किरण देवी की बातें अभी भी गूंज रही थी। वो जानती थी कि अगर उसने भैरव को कुछ भी बताया तो उसके माता पिता और नारायण खतरे में पड़ सकते। वो चुप थी और उसकी चुप्पी पर भैरव उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। और तभी उसकी नजर वहीं मौजूद नारायण पर पड़ी और उसे पूरा माजरा समझते देर नहीं लगी। अच्छा, तो उसने नारायण को मारने की धमकी देकर तुमसे वो चिट्ठी भिजवाई है ना? जरूर वो शातिर बुढ़िया तुमसे यही बोली होगी कि अगर तुमने उसकी मदद नहीं की तो वो नारायण को जान से मरवा देगी। भैरव की बात पर पूजा ने सिर हिलाते हुए हामी भर दी। मैंने ये सब कुछ अपने बेटे की सुरक्षा के लिए किया। पूजा की बात सुनकर भैरव का चेहरा सख्त हो गया। पूजा, अगर किरण देवी ने नारायण को मारने की धमकी दी थी तो तुम्हें ये बात कार्तिक और समर्थ भैया को बतानी चाहिए थी। तुम्हें किरण देवी की बात नहीं माननी चाहिए थी। तुम नहीं जानती तुम्हारे किरण देवी से मिलने की वजह से ठाकुर खानदान की कितनी बेइज्जती हुई है। मैंने तुम्हें कभी इतना कमजोर नहीं समझा था कि बस एक धमकी पर ही तुम मान जाओगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम किसी भी हाल में हमारे परिवार के खिलाफ जा सकती हो। लेकिन मैं ये भी समझता हूं पूजा, एक मां की ममता अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए कुछ भी करवा सकती है। भैरव, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ इन मुसीबतों से और भी तरीकों से निपटा जा सकता था, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग ने मानो काम करना ही बंद कर दिया था। मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मुझे बस माफ कर दो भैरव। मुझे बस माफ कर दो भैरव, बस माफ कर दो। माफी से अब कुछ नहीं बदलेगा। अब हमें एक साथ मिलकर किरण देवी का मुकाबला करना होगा। मैं वादा करता हूं, इस बार मैं किरण देवी का पूरा इलाज करके जाऊंगा। अब किसी को भी उसके आतंक तले आकर नहीं जीना पड़ेगा। इतना कहते हुए भैरव तुरंत ही वहां से निकल गया। किरण देवी, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तू हर बार मेरे हाथ से बचकर निकल जाती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार या तो मैं तुझे मार दूंगा या फिर खुद मर जाऊंगा। भैरव ने तय कर लिया कि अब वो आर पार की लड़ाई लड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ किरण देवी बनी मालती का इरादा भी कुछ ऐसा ही था। भैरवा बड़का टेढ़ा आदमी है, ओका ऐसे ना ही मार सकते कि बस गए और गोली मार दिए। भैरव को मारे के लाई बड़ा कलेजा चाहिए। इतने सालों में मैं भी इस बात को समझ चुका हूँ किरण देवी, पर वो सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई तरकीब है या मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा?
जोरावर, सबसे पहले तो गांव के आसपास इलाकन में अपना लोगन के तैनात करो, और दूसरा गांव के अंदर मौजूद उन लोगन की पहचान करो जो भैरव के गांव में आने की वजह से खुश नहीं हैं। तुम्हारा पहला काम तो हो ही रहा है किरण देवी। हमारे कई आदमी लगातार गांव की रेकी कर रहे हैं। और रही बात तुम्हारी दूसरी बात की, तो इसके लिए मुझे कुछ बंदोबस्त करना होगा। इतना कहते हुए जोरावर सिंह ने तुरंत ही अपने आदमियों को हुक्म देना शुरू कर दिया कि उनके आदमियों को हर घर, हर आदमी की हरकतों पर नजर रखनी है और गांव में वैसे लोगों की पहचान करनी है जो भैरव के साथ साथ ठाकुर खानदान से भी अच्छा खासा बैर रखते हों। इधर किरण देवी और जोरावर भैरव को खत्म करने की तैयारियों में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ भैरव भी पूजा से मिलने के बाद सीधे अपने घर चला आया। मैं जानता हूँ किरण देवी ने चिट्ठी के जरिए मुझे यहाँ गांव में इसलिए बुलाया ताकि मैं उसका आसान शिकार बन सकूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। किरण देवी ने मुझे गांव बुलाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे आखिरी गलती कर दी है। इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भैरव किरण देवी को खत्म करने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वहां समर्थ और कार्तिक आ गए। भैरव, तुम किरण देवी के बारे में ही सोच रहे हो, है ना? हालांकि कार्तिक समर्थ के साथ ही था, लेकिन बावजूद इसके कार्तिक ने समर्थ को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि भैरव पूजा से मिलने गया था। इधर समर्थ के सवाल पर भैरव धीरे से हाँ में सिर हिलाने लगा। हाँ भैया, इस बार मैं किरण देवी को खत्म करके ही रहूंगा। किरण देवी को खत्म करने के अलावा हमारे पास और दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन भैरव, ये तुम्हें बड़ी सावधानी से करना होगा, क्योंकि गांव में हर तरफ उसके लोग फैले हुए हैं और इस बार तो गांव वाले हमारा उस तरह साथ भी नहीं दे रहे जैसा उन्होंने पिछली बार दिया था। हमें हर कदम बहुत ही ध्यान से उठाना होगा। अगर एक भी चूक हुई तो समझ लो कि वो किरण देवी हम सबको खत्म कर देगी। मैं जानता हूँ, आप मुझ पर यकीन रखिए, बस मैं कोई चूक नहीं होने दूंगा। इस बार हम किरण देवी को उसकी चालों में फंसाएंगे। इस बार उसे पूरी तरह खत्म करना होगा। एक बात और, हमें यह भी देखना होगा कि गांव वालों को इस लड़ाई में शामिल न किया जाए, क्योंकि अगर एक बार लड़ाई शुरू हुई तो गांव के लोगों को ही सबसे ज्यादा नुकसान होगा। भैरव कार्तिक की बात का मतलब अच्छी तरह से समझता था। उसे मालूम था कि गांव के कई लोग ठाकुर खानदान की पीठ पीछे अब बस यही बातें करते रहते हैं कि ठाकुरों की लड़ाई में हमेशा मौत बस गांव वाले लोगन की ही होत है। चिंता मत करो कार्तिक, मैं गांव वालों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखूंगा। अब सुनो, किरण देवी के खात्मे के लिए हमें क्या क्या करना होगा। कहते हुए भैरव उन्हें अपने प्लान के बारे में बताने लगा ही था कि तभी किसी का फोन बजा और तीनों चौंक कर उस तरफ देखने लगे। सुमन, ये मुझे कॉल क्यों कर रही है? भैरव ने सोचते हुए फोन उठाया। हाँ सुमन, बोलो। क्या बात है भैरव, तुम गांव जाते ही मुझे भूल गए हो? सच में तुम नारायण को ढूंढने गए हो या किसी और को? भैरव सुमन की आवाज में मौजूद तंज को साफ महसूस कर पा रहा था। सुमन, यहाँ गांव में क्या चल रहा है, अगर वो समझाने लगूं तो घंटों लग जाएंगे। मैं बाद में तुम्हें फोन करता हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे बाद में का क्या मतलब होता है, लेकिन एक बात बताओ, तुम वहां गांव अकेले गए हो ना? सुमन के इस सवाल पर भैरव एक पल के लिए सोच में डूब गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुमन उससे इस तरह के सवाल क्यों कर रही है। हाँ, मैं अकेले ही आया हूँ सुमन। तुम्हारे सामने ही तो मैं घर से निकला था, लेकिन तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? क्या हुआ है? सब ठीक तो है? हाँ भैरव, सब ठीक है। वो क्या है ना, जब कोई अपनी पूरी जिंदगी का दांव बस एक वादे पर लगा देता है, तब मन में कभी कभी उथल पुथल मच ही जाती है। तुम चिंता मत करो सुमन, मुझे याद है मैंने कौन सा वादा किया है, और यकीन करो मैं उस वादे को भी निभाऊंगा। बस तुम्हारे यकीन पर ही टिकी हूँ भैरव, प्लीज मुझे धोखा मत देना। भैरव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सुमन की इन बातों का क्या मतलब है। सुमन ने इतना कहकर फोन रख दिया था। सुमन फोन रख चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी चिंता की लकीरें थी। मैं भैरव को जानती हूँ, वो कुछ भी कर ले लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। क्या करूं? इसे फिर से फोन करूं या ना करूं?
सुमन की बातों से ये साफ था कि भैरव से बात करने के बाद उसे किसी और से भी फोन पर बात करनी थी, लेकिन वो इस फैसले को लेकर उलझन में थी कि कॉल लगाए या ना लगाए। वो अपनी उंगलियां बार बार फोन पर लेकर जा रही थी, लेकिन उन नंबर्स को डायल नहीं कर पा रही थी कि तभी फोन की घंटी बजी। सुमन के दिल में एक अजीब सा डर उमड़ा। उसने हिचकिचाते हुए फोन उठाकर अपने कानों से लगाया। उसकी सांसें तेज हो रही थी और तभी दूसरी तरफ से एक रहस्यमयी आदमी की भारी आवाज सुनाई दी। हो गई भैरव से बात? दूसरी ओर से आ रही आवाज में एक अजीब सा विश्वास साफ झलक रहा था। हाँ, लेकिन भैरव ने तो मुझे कहा है कि वो अकेला ही गांव गया है। यति उसके साथ नहीं गई है। सुमन, मैं जानता था वो धोखेबाज आदमी तुमसे झूठ ही बोलेगा। पर सुमन, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं तो तुम खुद ही शेखर के घर हो आओ। देखना, तुम्हें वहां यति नहीं मिलेगी। मैंने जो सुना है वो एकदम सच है। यति गांव जा रही है। मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। फोन पर मौजूद उस रहस्यमयी आदमी की बात पर सुमन को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो उस आदमी को क्या जवाब दे। सुमन, मैं जानता हूं तुम भैरव से प्यार करती हो। तुम मुझसे ज्यादा उसी की बात का यकीन करोगी, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो भी झूठ नहीं है। अगर तुम्हें सच में अपना हक पाना है तो तुम्हें भी गांव जाना होगा। जाओ, जाकर देखो कि भैरव और यति कैसे एक दूसरे के करीब आने वाले हैं। तुम सच कह रहे हो ना कि यति भी गांव में है? क्योंकि मैंने अभी भैरव से बात की है। देखो सुमन, तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। मेरा क्या, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। मेरा काम था तुम्हें बताना, मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम जानो और तुम्हारा भैरव। पर अगर तुम सच कह रहे हो तो भी मैं भैरव और यति को करीब आने से कैसे रोकूंगी? मैं मानती हूँ कि उसने मुझसे शादी का वादा किया है, लेकिन तुम भी इस बात को जानते हो कि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ यति है, सिर्फ यति। सुमन, तुम भूल रही हो कि तुम्हारे पास भी ताकत है। तुम भैरव के बच्चे की माँ बनने वाली हो। जाओ, गांव में जाकर बताओ कि तुम उस बंजर यति की तरह नहीं हो, और अगर तुम्हें उसे अपने पास रखना है तो गांव जाकर अपनी जगह बनानी होगी। वहां रहकर तुम्हें अपनी जगह पक्की करनी होगी। फोन पर मौजूद उस शख्स की आवाज सुनकर सुमन मन ही मन कुछ सोचने लगी थी। उसे समझ आ चुका था कि अगर उसे भैरव को पाना है और अगर भैरव के साथ अपने रिश्ते को बचाना है तो उसे गांव जाना ही होगा। ठीक है, मैं भी गांव जाऊंगी। मैं भैरव को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। लेकिन सुनो, मुझे गांव में तुम्हारी भी मदद चाहिए होगी। चिंता मत करो सुमन, मैं भी गांव ही जा रहा हूँ। जानती हो ना, जहाँ यति रहेगी वहीं मैं भी रहूंगा। फोन पर मौजूद उस शख्स के भरोसे भरी बातों को सुनकर सुमन ने तुरंत ही फोन रख दिया और खुद भी गांव जाने की तैयारी करने लगी। वो जानती थी कि भैरव को पाने में उसके रास्ते में बस एक ही रोड़ा आ सकता है, और वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ यति ही हो सकती है। यति की वजह से अब सुमन भी गांव जाने की तैयारी कर रही थी। वहीं दूसरी ओर यति शेखर के साथ गांव के काफी करीब आ चुकी थी। शेखर की जीप की आवाज के साथ साथ उसे अब सड़क किनारे चरने वाले गाय भैंसों और पक्षियों की चहचहाने की भी आवाजें आने लगी थी। यति समझ चुकी थी कि अब वो गांव के करीब पहुंच चुकी है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में एक नई उम्मीद की किरण साफ दिखाई दे रही थी। वो जानती थी कि उसने जो फैसला लिया है वही उसकी आखिरी मंजिल है। अब और इंतजार नहीं होगा भैरव। जिस तरह तुमने अपने दिल को मेरे सामने खोल कर रख दिया, इस बार मैं भी ऐसा ही करूंगी। हमारा रिश्ता फिर से वही बनेगा जो पहले कभी हुआ करता था। हम गांव से ही बिछड़े थे और अब हम वापस गांव में ही मिलेंगे। गांव के करीब आने के साथ ही यति अपने अतीत की यादों में खोने लगी थी। इधर शेखर ने जब यति को हल्का हल्का मुस्कुराते हुए देखा तो अचानक उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई। यति, मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ और सिर्फ भैरव को चाहती हो, लेकिन काश तुम मेरे जज्बातों को भी समझ पाती। शेखर अपने एहसासों को अपने दिल में दबाए हुए था,
तभी यति ने अचानक चहकते हुए शेखर से बात करने लगी, जिससे उसे जबरन अपने चेहरे पर एक मुस्कान लानी पड़ी। शेखर, जानते हो, इस मैदान के बाद से ही हमारा गांव शुरू होने वाला है। सच में? हाँ शेखर, मैं इस मैदान को कभी नहीं भूल सकती। जानते हो, भैरव ने मुझे इस मैदान में न सिर्फ घुड़सवारी बल्कि बाइक भी चलाना सिखाया था, लेकिन मालूम है, मैं दोनों में से कुछ भी नहीं सीख पाई थी। यति, इस बार प्लीज बाइक चलाना सीख लेना, क्योंकि इस बार जब तुम शहर आओगी तो शची की सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी होगी। अरे हाँ, बिल्कुल। यति बहुत खुश थी। वो गांव के बाहर मौजूद उस मैदान को देखते हुए अपनी पुरानी यादों को महसूस करना चाहती थी कि तभी अचानक उसकी नजर मैदान में मौजूद एक ऐसी चीज पर पड़ी कि वो बुरी तरह से चौंक गई। शेखर, रोको। शेखर ने एक झटके में जीप के ब्रेक पर पैर दबा दिया। क्या हुआ यति? यति बिना कुछ बोले जीप से नीचे उतर गई। यति, ये कौन है? तुम इसे ऐसे क्यों देख रही हो? शेखर जी, ये पूजा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा ये यहाँ क्या कर रही है। मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा कि पूजा कभी गांव से बाहर पानी लेने गई हो। यति, जो गांव में चल रही चीजों से पूरी तरह अनजान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पूजा गांव के बाहर इस मैदान में क्या कर रही है। वो तुरंत ही कुछ सोचती हुई पूजा की ओर बढ़ी। इधर पूजा अपने ही ख्यालों में मगन गांव के बाहर अपनी झोपड़ी की ओर जा रही थी। उसके चेहरे पर एक उदासी छाई हुई थी और तभी उसने जैसे ही सामने यति को देखा, वह बुरी तरह से चौंक गई। वो यति को इस तरह से देख रही थी जैसे उसने किसी अनजान शख्स को देख लिया हो। यति, तुम यहाँ? तुम वापस क्यों आई हो? हाँ पूजा, मैं वापस आ गई हूँ भैरव के साथ अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने के लिए। मुझे अब समझ आ गया है कि भैरव और मैं एक साथ ही रह सकते हैं। मेरी जिंदगी यहीं गांव में है पूजा, और मैं जानती हूँ कि भैरव भी जल्दी ही गांव वापस लौट आएगा। हम लोग शहर के लिए नहीं बने, हम पहली बार भी यहीं मिले थे और आखिरी सांस भी यहीं लेंगे। अब बस मुझे इंतजार है तो भैरव का। यति की बात सुनकर पूजा धीरे से यति के करीब आई। वो उलझन भरी नजरों से उसे देख रही थी। लगता है यति को इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि गांव में क्या चल रहा है। क्या करूं? यति को सारी सच्चाई बता दूं? इतना सोचती हुई पूजा यति की आंखों में देखने लगी। लेकिन यति, भैरव पहले से ही गांव में है। क्या भैरव पहले से ही यहाँ है? पर ये कैसे हो सकता है? यति, गांव में हालत बहुत खराब है। किरण देवी फिर से वापस आ गई है और इसलिए भैरव को भी इमरजेंसी में लौटना पड़ा। मैं नहीं जानती कि तुम क्या सोचकर वापस आई हो, लेकिन जो भी करने वाली हो ध्यान से करना। पूजा की बात सुनकर यति का चेहरा गंभीर हो गया। उसके दिल में कई सवाल उमड़ने लगे थे। वो अब सिर्फ भैरव से ही मिलना नहीं चाहती थी, बल्कि वो इस बात को जानने के लिए भी उत्सुक होने लगी थी कि आखिर गांव में क्या चल रहा है। पूजा, मैं भैरव से मिलूंगी, चाहे जो भी हो। मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसे अपने दिल की बात बतानी है, और इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो किरण देवी ही क्यों ना हो। इतना कहती हुई यति शेखर के साथ गांव के अंदर की ओर जाने लगी। उसके चेहरे पर दृढ़ भाव थे और वो हर हाल में भैरव से मिलना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर भैरव किरण देवी नाम की मुसीबत को गांव से हमेशा के लिए खत्म करने की पूरी तैयारी कर चुका था। उसने समर्थ और कार्तिक को अपनी सारी योजनाएं बता दी और खुद अकेला ही किरण देवी से मिलने के लिए निकल गया। समर्थ दादा, मैं जानता हूं कि किरण देवी यहाँ पूरे गांव को तबाह करने नहीं आई, बल्कि बस मुझे मारने आई है, और हम लोग उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। हाँ भैरव, तुमने जैसा कहा है हम सब लोग सब कुछ वैसा ही करेंगे। बस तुम थोड़ा सावधान रहना, पता नहीं किरण देवी वहां कितने लोगों के साथ होगी। भैरव ने शांत नजरों से समर्थ की ओर देखा और बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। वो किरण देवी का सामना करने जा रहा था। इधर किरण देवी बनी मालती गांव पर अपना दबदबा जमाने के लिए अपने कुछ डाकुओं के साथ उसी जगह बैठकर हुक्का पी रही थी जहां उसने बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ी थी।
अब यह गांव की मालकिन हम हैं। यह का कोई भी पत्ता हमारी इजाजत के बिना नहीं हिल न सकत है। किरण देवी गांव वालों के बीच अपना खौफ बनाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी और वहां से गुजर रहे गांव वाले चुपचाप अपना चेहरा छिपाकर चल रहे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो लोग किरण देवी को कुछ बोल सकें। किरण देवी बनी मालती भी ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक उसका एक डाकू भागते हुए उसके पास आया। बड़ी ठकराइन, वो भैरव इधर ही आ रहा है। उस डाकू की बात सुन मालती पहले तो एक सेकंड के लिए चौंकी, लेकिन फिर उसने लापरवाही से अपना हुक्का होठों से लगा लिया। आने दे रे, हमका किसी से डर नहीं लगता। किरण देवी की बात सुन वो डाकू चौंकते हुए उसे देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किरण देवी को क्या बोले। तभी भैरव वहां आ पहुंचा। भैरव को वहां देख मालती उसकी आंखों में बस एक टक देखने लगी। उसने गौर किया कि इस बार का भैरव कुछ अलग था। वो एकदम शांत और गंभीर था। उसकी आंखों में मजबूत इरादे साफ झलक रहे थे और वो अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लिए बस एक टक किरण देवी की आंखों में देख रहा था। भैरव, आखिरकार तू हमरे पास आ ही गया। हमका लगा था कि हमने तेरे साथ चकचुभी किया, उससे तू टूट गया होगा। हमको लगा था कि तू कभी भी हमरे सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा, लेकिन देख, तू अभी भी जिंदा है। दिलचस्प, एकदम दिलचस्प। मैं वापस आया हूँ किरण देवी, और इस बार मैं तुम्हारे नाम की जो समस्या इतने सालों से गांव में मौजूद है ना, उस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। तुमने गांव को जितनी तकलीफ दी है, अब वो सब खत्म होने वाली है। भैरव की बात सुन मालती उर्फ किरण देवी ठहाका मारकर हंसने लगी। उसकी हंसी में घमंड साफ झलक रहा था। उसके आसपास मौजूद डाकू भी अपने हाथों में बंदूक को कसकर पकड़ने लगे थे। इन सब के बाद भी भैरव के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसका चेहरा एकदम गंभीर बना हुआ था। तू सोचत है कि तू हमका हरा सकत है भैरव? तो जैसन लोग सिर्फ बातें कर सकत हैं, और हम सिर्फ बातें ना बनाते हैं, बल्कि हम खेला भी खेलल जानत हैं। हम जानत हैं कि पूरे गांव को कैसे अपन उंगलियन पर नचाना है। तो जैसन छोटन लोग हमका ना ही रोक सकत। मालती उर्फ किरण देवी अपने हर शब्द से भैरव को उकसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार भैरव पहले जैसा नहीं था। वो भी किरण देवी की बातों का एकदम मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। तुम्हारी ये चालें अब और नहीं चलेंगी किरण देवी। तुम और ज्यादा गांव वालों को अपने इशारों पर नचा नहीं पाओगी। जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने भी अब अपने उसूल बदल लिए हैं। तुम्हारे खात्मे के लिए मैंने अपना वो उसूल तोड़ दिया कि मैं कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैंने खुद से किया हुआ वो वादा अब तोड़ दिया है। अब मैं न सिर्फ तुम पर हाथ उठाऊंगा, बल्कि तुम्हारी गर्दन को भी अपने हाथों से दबाऊंगा। भैरव ने जिस खूंखार तरीके से किरण देवी को अपने इरादे बताए, उसे सुनकर किरण देवी के चेहरे पर डर की लकीरें आ गई। वो हैरानी से भैरव की आंखों में देखने लगी। का कहा? तू मुझ पर हाथ उठाएगा? तूने अपने उसूल तोड़ दिए हैं का तोहरे उसूल इतने कमजोर थे? भैरव की आंखों में एक ठंडापन था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और भारी कदमों से किरण देवी की ओर बढ़ने लगा। तुमने वो हद पार कर ली है किरण देवी। तुम्हारी वजह से पूरा गांव नर्क बनने के कगार पर है। तुमने अब बस अति कर दी है, और अगर अब तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारा गला भी दबाना पड़े तो सुन लो, हाँ, मैं वो भी करूंगा। भैरव की बात सुनकर किरण देवी बनी मालती की सांसें तेज हो गई। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट साफ झलकने लगी। भैरव के शांत लेकिन मजबूत बर्ताव ने उसे भीतर से हिला दिया था। वो सोच रही थी कि शायद उसका ये दांव इस बार उसके ही खिलाफ न पड़ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भैरव की जगह वो खुद ही मारी जाए।
भैरव की आंखों में एक ठंडापन था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और भारी कदमों से किरण देवी की ओर बढ़ने लगा। उसके आसपास मौजूद डाकुओं की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो भैरव पर अपनी बंदूक तान सके। ये आवाज कैसी? भैरव को किरण देवी की ओर आता देख जोरावर सिंह के डाकुओं ने भी भैरव पर बंदूकें तान रखी थी, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक तेज शोर सुनाई दिया जिसने उन डाकुओं की हालत खराब कर दी। डाकुओं ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। दरअसल समर्थ और कार्तिक अपने साथ कई लठैतों को लेकर उन लोगों की ओर बढ़ते चले आ रहे थे। इधर भैरव भी उन लोगों पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। किरण देवी, ये पूरी तैयारी के साथ आया है, हम इसे रोक नहीं सकते। किरण देवी बनी मालती ने घूर कर डाकुओं की ओर देखा और अचानक गुस्से से चिल्लाने लगी। अरे देख कर रहे हो, तुम लोग ही को छोड़ना मत। अगर ये भैरव जिंदा रह गया तो हम तो इन लोग को छोड़ेंगे नहीं। अरे अरे भैरव हमारी तरफ बढ़ रहा है, तो इन लोग को दिख नहीं रहा का? जोरावर ने तो इन लोगों को इन्हा काहे भेजा है? भैरव को मारने के लिए ना, तो चलो मारो इसे। किरण देवी की बात सुन वो डाकू ना चाहते हुए भी भैरव से लड़ने के लिए आगे बढ़े। गांव का वो चौराहा अब एक भयंकर जंग के मैदान में बदलने जा रहा था। भैरव पूरी ताकत से डाकुओं से लड़ रहा था। उसकी बेमिसाल फुर्ती उसे आसानी से उन डाकुओं की गोलियों से बचा रही थी और उसका मजबूत वार डाकुओं की संख्या तेजी से कम कर रहा था। किरण देवी उर्फ मालती ये समझ चुकी थी कि इस बार भैरव पूरी तैयारी के साथ आया था और वो भैरव की आंखों में मौजूद इरादे को भी साफ देख रही थी। और वो इरादा कुछ और नहीं था बल्कि किरण देवी का अंत और गांव को उसके आतंक से आजादी दिलाना। भैरव ने लड़ते हुए एक डाकू से उसकी तलवार छीन ली और पूरी तेजी से उसे हवा में घुमाने लगा। उसके वार तेज थे और एक एक करके डाकू तेजी से ढेर होते जा रहे थे। भागो भागो, लोग सच कहते थे, ये भैरव सच में एक भैरव है, एकदम खून का प्यासा। हे भगवान, ये कहाँ फंसा दिया है? अगर इस भैरव से लड़ूंगा तो मारा जाऊंगा, और अगर यहाँ से भागा तो सरदार जोरावर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जोरावर सिंह के कई डाकू असमंजस में फंसे हुए थे। चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। वहीं भैरव के हर वार में उसका गुस्सा और संकल्प साफ झलक रहा था। किरण देवी जो भी डाकू भैरव के खिलाफ भेज रही थी, वो सभी बस भैरव के सामने आते ही जमीन पर ढेर हो रहे थे। ये आदमी रुकता क्यों नहीं? मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था, अगर अपनी जान बचानी है तो मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मैं आज किसी को नहीं छोड़ने वाला, किसी को नहीं। भैरव के साथ साथ समर्थ और कार्तिक के साथ आए हुए लठैत भी जोरावर के डाकुओं पर बुरी तरह से टूट पड़े थे। ये सब देखकर मालती के चेहरे पर डर की लकीरें आ गई थी। समझ आ गया था कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अरे मुझे यहाँ जोरावर के साथ आना चाहिए था, लेकिन अब मैं क्या करूँ? अभी के हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि इन लोगों से निपटना तो दूर, इनके बीच से जिंदा निकल पाना ही एक बहुत बड़ी जीत होगी। ओह, ये कहाँ फंसा दिया मुझे माँ ने। मालती पहली बार मौत को करीब से देख रही थी। उसके चेहरे पर डर के भयंकर भाव थे। जोरावर से वफादार डाकुओं ने भी जब इस सूरत हाल को पूरी तरह से हाथ से निकलते देखा तो वो लोग लड़ना छोड़कर पीछे हटने की कोशिश करने लगे। हमें यहाँ से जाना होगा, हमें किरण देवी को बचाना होगा। अगर वो यहाँ से नहीं निकली तो समझो जोरावर सिंह हमारे परिवार वालों को भी जिंदा जला देगा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। चलो सबसे पहले किरण देवी को यहाँ से निकालो। जोरावर सिंह के डाकू जानते थे कि जोरावर के लिए किरण देवी कितनी जरूरी है, इसलिए वो सभी किरण देवी को बचाने की कोशिश में लग गए। वो सभी उसे धीरे धीरे पीछे हटाते हुए भगाने लगे, लेकिन भैरव के हाथों से बचना आसान नहीं था। भैरव ने जब किरण देवी और डाकुओं को वहां से भागते देखा तो वो तुरंत ही गुस्से में आगे बढ़ा और किरण देवी के आगे मौजूद एक डाकू के पेट में अपनी तलवार घोंप दी। आज मैं तेरा खेल खत्म करके ही रहूंगा किरण देवी। अगर तू जहन्नुम तक जाएगी
तो मैं वहां तक भी तेरा पीछा करूंगा। मालती को भैरव की आंखों में मौत साफ दिखाई दे रही थी। उसने कांपते हाथों से अपनी बंदूक उठाई और भैरव की ओर चला दी। भैरव तुरंत ही फुर्ती से दाईं ओर मुड़ा, लेकिन फिर भी मालती की गोली हल्के से भैरव के कंधे को छूते हुए निकल गई। उफ़ो, अगर मेरी गोली बस कुछ इंच दूर होती तो भैरव मारा जाता। मालती अपने निशाने से चूकने पर अफसोस कर रही थी। उसने भैरव पर फिर से निशाना साधने के लिए बंदूक उठाई, लेकिन तभी उसके ही एक डाकू ने बंदूक नीचे कर दी। किरण देवी, आप ये क्या कर रही हैं? देखिए, ये भागने का अच्छा मौका है। इस भैरव को हम बाद में निपटा लेंगे। फिलहाल इसे छोड़िए और चलिए यहाँ से, भागिए। डाकू की बात सुनते ही मालती ने तुरंत अपनी बंदूक नीचे कर दी और डाकुओं के साथ वहां से भागने लगी। डाकुओं का वो छोटा सा समूह किसी तरह किरण देवी बनी मालती को वहां से निकालने में लगभग सफल हो गया था, लेकिन भैरव इतनी जल्दी उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वो दौड़ते हुए मालती के पीछे जा रहा था। भैरव इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो दौड़ते हुए ही किरण देवी के उस काफिले की ओर बढ़ रहा था। भैरव के दौड़ने की गति इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था मानो अब या तब कभी भी किरण देवी के उस काफिले तक पहुंच ही जाएगा। लेकिन तभी अचानक भैरव की नजर भीड़ में खड़े एक शख्स पर पड़ी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। भैरव की गति काफी तेज थी, लेकिन अचानक उस शख्स को देखते ही उसके कदम मानो वहीं थम से गए। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखों में एक हल्की नमी आ गई थी। उसके हाथ से तलवार छूटकर अपने आप नीचे गिर गई और उसके चेहरे पर पहले जो खौफनाक और खतरनाक भाव थे, अब अचानक किसी छोटे बच्चे की तरह मासूमियत में बदल गए थे। भैरव की ये हालत जिस शख्स को देखकर हुई थी, वो कोई और नहीं बल्कि यति थी। इधर यति भी हैरानी से भैरव को देख रही थी। दोनों के बीच की दूरी भले ही कुछ मीटर थी, लेकिन उनके दिलों में उमड़ रही भावनाएं दोनों की आंखों में साफ झलक रही थी। भैरव को देखकर यति अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। उसके कदम अपने आप भैरव की तरफ बढ़ने लगे थे। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और फिर अचानक वो भैरव की ओर दौड़ने लगी। भैरव भी यति को देखकर मूर्ति सा जम गया था, लेकिन जब उसने यति को दौड़ते हुए देखा तो वो मानो सब कुछ भूलकर यति की ओर दौड़ पड़ा। यति, यति, मेरी गुड़िया। भैरव और यति दोनों दौड़ते हुए एक दूसरे के पास आ गए। भैरव हांफते हुए यति को देखने लगा। तभी यति बिना कुछ कहे भैरव के गले लग गई। भैरव ने भी उसे मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया, जैसे वो उसे फिर कभी जाने नहीं देगा। भैरव और यति को एक दूसरे से गले लगते देख आसपास की भीड़ की हलचल भी धीरे धीरे थम सी गई थी। सभी लोग भैरव और यति के इस मिलन के गवाह हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनका मिलन का ये पल सबके लिए थम सा गया हो। मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं पाई। नहीं मेरी गुड़िया, तुम्हें माफी की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरे पास हो, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं तुम्हें कभी दोबारा कहीं जाने नहीं दूंगा। यति को अपने सीने से लगा देख भैरव को ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो उसे सारे जहान की खुशियां मिल गईं। वो इस पल में इतना ज्यादा खुश था कि वो पूरी दुनिया को भूल ही गया था। उसके दिमाग से तो ये बात उतर ही गई थी कि वो यहाँ गांव सुमन से शादी का वादा करके आया है। सही ही कहा है किसी ने, अक्सर किसी को मिलने के लिए किसी न किसी से बिछड़ना पड़ता है। वहीं सड़क के किनारे खड़ा शेखर यति को भैरव से गले लगकर देख ऐसे मचल रहा था जैसे मानो वो अपने शरीर से अपनी जान को निकलते हुए देख रहा हो। शेखर इस बात से तो खुश था कि यति को आखिरकार उसका प्यार मिल गया है, लेकिन उसे इस बात का दुख भी था कि अब उसे अपनी पूरी जिंदगी फिर से तन्हाई में ही बितानी पड़ेगी। वो अपने होठों पर मुस्कान लिए यति और भैरव को देखे जा रहा था। इधर भैरव अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि यति उसके सीने से लगी हुई है। वो बार बार उसके चेहरे को छू कर देख रहा था। गुड़िया, मैं जानता हूं हमारे बीच बहुत कुछ हुआ है। हम दोनों के बीच बहुत ही गलत फहमियां थी, लेकिन
अब मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। मैं भी भैरव, मैं भी अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पर यति कुछ पूछते पूछते रह गई थी। उसके इस रिएक्शन पर भैरव हैरानी से उसे देखने लगा। क्या हुआ गुड़िया, बोलो ना, तुम्हें क्या पूछना है? भैरव की बात सुन यति कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अचानक वहां कार्तिक आ पहुंचा। अरे यति, तुम? कार्तिक के साथ साथ समर्थ भी वहां आ पहुंचा था और उसने भी जब यति को भैरव की बाहों में देखा तब अचानक उसके चेहरे पर भी मुस्कान फैल गई। मैं जानता था भगवान कभी ना कभी मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, और देखो वो दिन आ ही गया। कार्तिक सुन, तू इन दोनों लोगों को धीरे धीरे गांव के अंदर लेकर जाना। मुझे बहुरिया के स्वागत की तैयारी करनी है। समर्थ की बात सुनकर भैरव और यति दोनों मुस्कुराकर उसे देखने लगे। अरे दादा, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे कैसे जरूरत नहीं? भैरव, आज तुम कुछ नहीं बोलोगे। आज जो करना है वो मैं करूंगा। बाबा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि गांव में बहुरिया के लिए कुछ नहीं होगा। भैरव, आज तुम कुछ नहीं कहोगे। आज जो मैं कहूंगा बस उसे मानते जाओ। समर्थ की बातों के सामने भैरव कुछ भी नहीं कह पाया। समर्थ ने तुरंत ही कार्तिक को इशारा किया और तेजी से वहां से चला गया। कार्तिक धीरे धीरे यति और भैरव को लेकर घर की ओर बढ़ने लगा। इधर शेखर यति को भैरव के हवाले करने के बाद वहां से जाने के बारे में सोच रहा था, पर तभी भैरव अचानक उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नहीं सर, आप इस तरह से मत जाइए। आपने मुझ पर इतने एहसान किए हैं कि मैं उन्हें किसी भी कीमत पर चुका नहीं पाऊंगा। आप इतने दूर शहर से आए हैं, मैं बिना खातिरदारी किए आपको नहीं जाने दे सकता। भैरव के मनाने के बाद भी शेखर वहां रुकने के मूड में नहीं था, लेकिन जब यति भी उसे रुकने के लिए कहने लगी तब उसे रुकना ही पड़ा। इधर यति भैरव के साथ आगे बढ़ते हुए उस बात के बारे में सोच रही थी जो भैरव से कहते हुए वो रुक गई थी। ओह, क्या करूं? भैरव से इस बारे में पूछूं या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। दरअसल यति भैरव से किसी और के बारे में नहीं बल्कि सुमन के बारे में पूछने के लिए सोच रही थी। वो जानती थी कि भैरव ने उससे शादी का कार्ड दिया था। ऐसे में सच में भैरव ने अब तक शादी की है या नहीं, इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। नहीं, भैरव ने सुमन से शादी नहीं की होगी, वरना उसके हाथ खून से नहीं बल्कि मेहंदी से रंगे हुए होते। यति ने इतना तो अंदाजा लगा लिया था कि भैरव ने अब तक शादी नहीं की है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि भैरव ने न सिर्फ सुमन से शादी का वादा किया है बल्कि ऐसे कागज पर अपने दस्तखत भी कर दिए हैं जिसकी बदौलत सुमन जो चाहे वो भैरव से ले सकती है। वो भैरव का हाथ पकड़े चुपचाप उसके साथ चलती रही। इधर समर्थ पूरे गांव में यति के वापस आने का हल्ला करता हुआ अपने घर आया था। वो घर में यति का स्वागत उस तरीके से करना चाहता था जैसे नई बहू का किया जाता है। इधर गांव के सारे लोग यति के वापस आने की बात सुनकर अपने घरों से बाहर निकलने लगे थे। दरअसल गांव में ग्राम देवता की पूजा होनी थी और जब गांव वालों ने यति के वापस आने की खबर सुनी तो चहल पहल और ज्यादा बढ़ गई। घरों में पकवान बनाने वाली महिलाएं खाना पीना छोड़कर यति को देखने के लिए बाहर आ गईं। बच्चे भी खेलते हुए बार बार यति दीदी वापस आ गई, यति दीदी वापस आ गई की बातें कहकर चिल्लाने लगे थे। यति के वापस आने की खबर ने पूरे गांव में नई ऊर्जा भर दी थी। हर किसी के चेहरे पर खुशी की लहर थी और चारों तरफ फैले उत्साह को देखकर ऐसा लग रहा था कि ग्राम देवता की पूजा कल नहीं बल्कि आज ही है। इधर गांव के इस माहौल को देख यति पूरी तरह से हैरान थी। भैरव, ये सब क्या है? तुम्हारा स्वागत गुड़िया। शेखर भी यति के स्वागत में बज रहे ढोल नगाड़ों की आवाज सुन हैरत में था। अरे बाप रे, अब समझ में आया कि यति इस गांव के लिए कितने मायने रखती है। सच में कमाल है। लोगों के स्वागत करने के तरीके को देखकर शेखर भी हैरान था। तभी गांव के कुछ बच्चे यति के साथ साथ उसे भी फूलों की माला पहनाकर स्वागत करने लगे। यति दीदी आप आ गई, आपका स्वागत है दीदी। शेखर सर, हमें समर्थ दादा ने बताया कि आप कौन हैं। आपका भी स्वागत है सर, अतिथि देवो भव। शेखर गांव वालों के इस प्यार भरे स्वागत को देखकर भावुक हो गया था। वहीं यति का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसके कदम धीमे हो गए थे और उसकी आंखों में हल्की हल्की नमी थी। समर्थ भैया,
मैं आपके इस प्यार को कभी नहीं भूलूंगी। बाबा के जाने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे मैं अनाथ हो गई हूं, लेकिन आपके इस प्यार को देखकर मुझे महसूस हो रहा है कि बाबा कहीं ना कहीं यहीं हैं। यति अपने गांव को देखती हुई घर की तरफ जा ही रही थी, तभी कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी उसे आशीर्वाद देने आ गईं। अरे महल की बहुरिया, तू वापस आ गई बिटिया। वादा कर, आज के बाद तू कभी भी इस गांव को छोड़कर ना ही जाएगी। हाँ बिटिया, वादा कर, क्योंकि तेरे रहने से ही तो इस गांव में रौनक रहती है। तेरा स्वागत है बिटिया। धन्यवाद माँ, धन्यवाद। गांव वालों के इस अपनेपन को देखकर यति की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव वाले उसे इस तरह से अपनाएंगे। उसके इतने सालों की दूरियां गांव वालों के इस प्यार को देखकर मानो एक ही पल में मिट गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि मानो वो फिर से अपने घर लौट आई है। माँ जी, आप सबने मुझे इतना प्यार दिया, मैं क्या ही कहूँ। मेरे पास शब्द ही नहीं है। यति गांव वालों से बातें करते हुए जल्दी से घर आ पहुंची। समर्थ ने भी घर में यति के स्वागत के लिए पूरी तैयारियां कर रखी थी। वो खुद ही आरती की थाली लेकर आया था और यति की आरती करने के बाद वो उसे उसी तरह से अंदर ले आया जैसे कि पहली बार यति नारायण महल आई थी। भैरव, यति का हाथ पकड़ो, उसे अकेले मत आने दो। याद है ना, तुम्हें यति का साथ मरते दम तक निभाना है। हाँ दादा, याद है। बहुरिया, तुम एकदम शुभ समय पर आई हो। जानती हो, कल ग्राम देवता की पूजा है और देखो आज तुम आ गई। अब देखना, अब गांव की पूजा में और ज्यादा रौनक आ जाएगी। समर्थ की बातों पर भी सभी गांव वालों ने हाँ में सिर हिला दिया। यति का गांव में आना हर किसी को एक शुभ संकेत लग रहा था और सभी लोगों के इस अपनेपन को देखकर अब यति को भी महसूस हो रहा था कि उसकी असली जगह इसी गांव में है। समर्थ भैया, मैं हमेशा इस गांव का हिस्सा रही हूँ और अब वापस आकर मुझे लगता है कि मेरे दिल का एक हिस्सा मुझे वापस मिल गया है। मैं हर पल इस गांव के लिए जीऊंगी। समर्थ और कार्तिक भी यति के वापस आने पर खुश थे, लेकिन वो दोनों अभी भी किरण देवी नाम के खतरे को भूल नहीं पाए थे। यति को कमरे के अंदर भेजने के बाद भैरव तुरंत ही समर्थ के पास आ गया। दादा, किरण देवी इस बार भी मेरे हाथ से निकल गई। हाँ भैरव, वो बस हम लोगों के शिकंजे में आते आते रह गई। दादा, क्या आपको पता है कि वो इस वक्त कहाँ हो सकती है? मेरे लोगों ने पता किया है, वो गांव में कहीं नहीं है। जरूर उसके आदमी उसे जोरावर के अड्डे पर लेकर गए होंगे। क्या हम वहां जाकर किरण देवी को खत्म नहीं कर सकते? भैरव के इस सवाल पर समर्थ एक पल के लिए सोच में डूब गया। जा तो सकते हैं भैरव, लेकिन क्यों ना हम ये काम ग्राम देवता की पूजा के बाद करें। वैसे भी फिलहाल के लिए उसका खतरा टल चुका है। समर्थ की बात पर भैरव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर मौजूद चिंता की लकीरें और ज्यादा गहराती चली गईं। वैसे भी इतने सालों में वो ये तो समझ चुका था कि किरण देवी एक ऐसी समस्या है जिसे जड़ से खत्म नहीं किया गया तो वो बार बार नासूर की तरह उगेगी ही। ठीक है भैया, अब इस किरण देवी का इलाज ग्राम देवता की पूजा के बाद ही किया जाएगा। भैरव किरण देवी से बाद में निपटने की योजना बना रहा था। दूसरी तरफ भैरव से बचने के बाद किरण देवी सचमुच जोरावर के अड्डे पर पहुंच गई थी। इधर जोरावर ने जब सुना था कि भैरव ने उसके कई आदमियों को मार डाला है, तब से ही वो खासा परेशान था। कमरे में मालती यानी किरण देवी उसके सामने बैठी हुई थी और जोरावर सिंह बस गुस्से में जमीन को देखे जा रहा था। और फिर अचानक न जाने उसे कुछ सूझा, वो सीना तान कर खड़ा हो गया। भैरव ने मेरे इतने डाकुओं को मार डाला, ये कैसे हो सकता है? वो कोई 30 मार खा है क्या, जिसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता? जोरावर, वो पूरा साजिश के तहत हम लोगन पर हमला करने आया था। और हाँ, वो अकेला नहीं था। अगर वो समर्थ और कार्तिक अपन लठे तौन को लेकर नहीं आता तो आज हम तुम्हारे सामने भैरव की लाशन के साथ खड़ी होती।
उसने साजिश की हो या ना की हो, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे आदमी मारे गए हैं और अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए जोरावर सिंह ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। जोरावर सिंह की आंखों में बदले की आग साफ दिख रही थी। भैरव ने अपनी हद पार कर दी है। किरण देवी, अब हमें कुछ बड़ा करना होगा। भैरव ने जो किया है उसके बाद मैं चुप नहीं रह सकता। उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जोरावर सिंह जानता था कि उसके पास अब आदमी कम हो चुके थे और भैरव के वापस आ जाने की वजह से आसपास के गांव में भी उसका खौफ काफी हद तक कम हो चुका था। वहीं जोरावर की बात सुन किरण देवी बनी मालती मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तो ये एकदम सही कह रहे हो जोरावर। इस बार हम लोगन के कुछ बड़ा करे के पड़ी। सुन, हमरा पास एको तरकीब है। कौन सी तरकीब? जोरावर, हमका पता चला है कि कल गांव में ग्राम देवता की पूजा होने वाली है। सब गांव वाले एक ही जगह पर इकट्ठा होंगे। हमें उसी वक्त हमला करना चाहिए, क्योंकि ये वो वक्त है जब कोई भी इस खतरे के लिए तैयार नहीं होगा। मालती उर्फ किरण देवी की बात सुन जोरावर कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। हाँ किरण देवी, तुम सही कह रही हो। हमें उसी वक्त हमला करना चाहिए जब कोई भी इसके लिए तैयार ना हो। ग्राम देवता की पूजा की वजह से सब गांव वाले मस्ती में डूबे होंगे। भैरव भी वहीं होगा और हम उन लोगों को वहीं घेर लेंगे। हाँ जोरावर, ये बार भैरव और यति को खत्म कर दिया जाएगा। इस बार हम लोगन के उनका पूरी तरह मिटा देना है, ताकि कोई भी हमारे खिलाफ खड़ा ही ना हो सके। सही कहा। हम उन्हें उसी दिन खत्म करेंगे और फिर गांव पर हमारा राज होगा। जोरावर की बात सुन मालती जोरावर सिंह को अपने अगले हमले की योजना के बारे में बताने लगी। जोरावर और मालती दोनों गांव में हमले की तैयारी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गांव में त्योहार की धूम थी। हर तरफ रौनक थी, लेकिन इन सब के बीच भी भैरव के मन में शांति नहीं थी। समर्थ दादा किरण देवी पर हमला करने से मना कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि किरण देवी इतनी आसानी से चुप होने वालों में से नहीं है। भैरव जानता था कि किरण देवी की साजिशें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। वो लगातार उसे ढूंढ रहा था और उसकी हर चाल को समझने की कोशिश कर रहा था। किरण देवी, कहाँ हो तुम? तुमने इस गांव को बहुत तकलीफ दी है, लेकिन मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें ढूंढकर तुम्हारा खेल खत्म करके ही रहूंगा। भैरव आंगन में बैठे हुए किरण देवी के बारे में सोच ही रहा था कि तभी यति मुस्कुराती हुई वहां आ गई। भैरव, ऊपर की तरफ क्या देख रहे हो? भैरव ने देखा कि यति वहां पर पकौड़ों से भरी एक थाली लेकर आई है। उसने इधर उधर झांका और जब उसने देखा कि वहां कोई नहीं है तो उसने तुरंत यति को खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। अरे अरे, ये क्या करे? कोई देख लेगा, सारे लोग घर पर ही हैं। भैरव की शरारत पर यति तुरंत ही भैरव से दूर हट गई। गुड़िया, मेरे पास आओ। बहुत अरसा हो गया तुम्हें छुआ नहीं। भैरव की बात पर यति पहले तो इधर उधर देखने लगी और फिर अचानक वो उसके गालों को चूमकर अचानक झटके से उससे दूर हट गई। यति की इस हरकत पर भैरव मुस्कुरा उठा। उसे ऐसा लग रहा था मानो फिर से उसके पुराने दिन वापस आ गए। लेकिन तभी जैसे उसे याद आया कि वो कितनी मुश्किलों के बाद यति से मिला है, उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए। वो ये सोचकर घबरा गया कि कहीं फिर से यति उससे बिछड़ न जाए। उसने यति की आंखों में देखते हुए उसके हाथों को पकड़ लिया। तुम फिर से मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी मेरी गुड़िया? नहीं, कभी नहीं। मैं किसी भी हाल में तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी भैरव। मैं किसी भी हाल में तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी भैरव। और मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, मुझे अब एहसास होता है कि वो सब सही नहीं था। मैं उस वक्त तुम्हें छोड़कर चली गई जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुझे माफ कर दो भैरव। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। इतना कहते ही यति का गला रुंधने लगा और उसकी आंखों से मोती जैसे आंसू बहने लगे। भैरव ये सब देखकर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और उसने तुरंत ही यति को अपने सीने से लगा लिया।
गुड़िया, तुम्हें माफी की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा समझो कि जो कुछ हुआ है वो हमारे नसीब में था, और अब ये भी तो देखो कि आखिरकार हम फिर से साथ हैं। यति, मेरी जान, मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता था। यति भैरव की आंखों में देख रही थी। भैरव की आंखों में उसे अपने लिए प्यार साफ दिख रहा था। भैरव भी यति की आंखों में इतने सालों की बिछड़न और अब साथ होने की खुशी साफ देख पा रहा था। गुड़िया, मैं सच कहता हूं, मेरी जिंदगी का कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मैंने तुम्हें याद न किया हो। तुम्हारे बिना मेरी पूरी जिंदगी अधूरी सी थी। लेकिन गुड़िया, अब हम साथ हैं। अब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो बीत गया है उसे बीत जाने दो, और अब हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। एक ऐसी शुरुआत जिसमें हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। सच में हम हमेशा साथ रहेंगे? हाँ मेरी गुड़िया, सच में। तुम्हें कोई शक है क्या? नहीं नहीं, शक नहीं है, पर मैं पूछ रही थी। गुड़िया, पूछो ना, क्या पूछना है? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। भैरव, तुम कभी सुमन के पास वापस तो नहीं जाओगे?